सही बात कही है सर। इसका तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। तमाम डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर्स हैं, सभी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके सवाल हैं, उन्हीं के जवाब ये तमाम एक्सपर्ट दे रहे हैं। और डॉक्टर अनूप, मैं अब आपके पास आती हूं सर। कब तक कोरोना का ये दौर चलेगा, इसका जवाब हमें मिल गया, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। क्या पहले से ज्यादा ये लोकल स्ट्रेन खतरनाक है? हाँ है, इसका जवाब भी मिल गया। और साथ ही अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फायदा क्या है सर, ये जनता आपसे जानना चाहती है। डॉक्टर अनूप, देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक डिवाइस होता है जो इन एयर, जो हमारी हवा में से ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को सेपरेट करके नाइट्रोजन को वापस रिफ्लक्स कर देता है और ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके तो ह्यूमिडिफाइड करके फिर वो हमारे जो मास्क के थ्रू हमें दे देता है। इसको हम कहते हैं आप घर में इसको यूज कर सकते हैं, या वो पेशेंट, जैसे अभी हमने बात की 90% जो पेशेंट हैं जो घर पर आइसोलेशन होकर हम उनको घर पर मैनेज कर सकते हैं, या जो कोविड केयर सेंटर्स हैं जहाँ पर पेशेंट्स को माइल्ड डिजीज है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ सम रीजन, वहां हमको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि अभी प्रॉब्लम यह है कि कॉन्सेंट्रेटर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है कंट्री में, इसलिए इनको इम्पोर्ट किया जा रहा है या प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही आगे जाने वाले टाइम में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने कुछ बेड्स जो है, जैसे अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि वो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है वो घर पर या कोविड केयर सेंटर में ही रहकर कॉन्सेंट्रेटर की मदद से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। जो लेकिन ये पेशेंट्स सिर्फ माइल्ड केसेस के लिए सर। हाँ, जो पेशेंट इसके बावजूद भी डिटोरेट करते हैं, तो जैसे गाइडलाइंस हैं कि अगर आपका पल्स ऑक्सीजनेशन जो है 90% से कम जाता है या रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा चला जाता है, ये हमारे साइंस है सिवियर इन्फेक्शन के, तब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। लेकिन अगर 90 to 94 के बीच में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 24-30 के बीच में चल रहा है, ये पेशेंट फिर भी हम ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। अपने आप ना यूज करें, मैं अगेन बोलना चाहूंगा, डॉक्टर की सुपरविजन में यूज करें, क्योंकि इन डिवाइसेस से खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आपने प्रॉपर फ्लो और प्रेशर नहीं यूज किया तो लंग्स को डैमेज भी कर सकता है। सर ये जो इस बार का स्ट्रेन है, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये हवा में भी है, ये ऐसा वायरस है कि हवा में भी है। तो जब घर में मानिए कोई कोविड पेशेंट हमारे घर में है, खिड़की दरवाजे क्या हमें खोलकर रखने हैं? और अगर खोलकर रखते हैं तो एयर पास होगी इधर से उधर, तो क्या उसके माध्यम से भी घर के अन्य लोगों को संक्रमित होने का डर है? ये ठीक है ऐसा करना, या बंद रखना ठीक है? कि अगर घर में कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव है, आपने उसको एक अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया, तो जिस कमरे में वो है उसके खिड़की दरवाजे भी खुले होने चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आप आया लैंसेट में जो एरोसोल से वायरस जा रहा है, 3 से 4 घंटे एयर में ये सर्वाइव कर सकता है। तो अगर हम क्रॉस वेंटिलेशन ऑन रखेंगे तो वो एयर में जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो जो है वहां से कमरे से बाहर जा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। नंबर 2, मास्क घर में भी पहनना बहुत जरूरी है। मास्क तो आपको पहनना ही पड़ेगा। अगर आप 2 से मास्क का जिक्र किया है सर आपने, और इसी से जुड़ा हुआ आम जनता का एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सुरेश कुमार, आपसे मैं इसका जवाब चाहती हूँ। डबल मास्क का टाइम आ गया है सर, डबल मास्क सजेस्ट किया जा रहा है, सही तरीका क्या है इसके इस्तेमाल का, क्योंकि कई लोगों का दम घुट रहा है उसमें। डबल जो मास्क है उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि आईसीयू में ड्यूटीज करते हैं, या जो वार्ड में जाते हैं, या इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। आम पब्लिक को डबल मास्क की अभी आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो मास्क है दैट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। सिंगल जो मास्क है वो आम लोगों के लिए उचित है। हम काफी हॉस्पिटल्स में देखते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत सारा कैजुअलिटी एरिया है, क्राउडिंग है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ये वायरस है 4 से 7 घंटा तक जो एरोसोल्स के रूप में वातावरण में रहता है, क्लोज एनवायरनमेंट में भी रहता है। इसलिए आपको मास्क तो सिंगल मास्क ही पहनना एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द WHO एंड रिकमेंडेशन ऑफ द ICMR इज कि आपको सिंगल मास्क इज सफिशिएंट, बट दोज हु आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द पेशेंट केयर सर्विस, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर वर्कर, जी they can wear the so, लेकिन सवाल फिर ये उठता है, कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क, क्या दोनों एक रूप में ही कारगर है? यदि आप कपड़े का मास्क और सर्जिकल मास्क एक साथ यूज करेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको अंदर से सफोकेशन फील होगा और आप नहीं पहन पाएंगे।
नहीं, हम लोग क्योंकि ये है बहुत ज्यादा ये खबर है और हम लोग रेगुलरली डबल मास्किंग कर रहे हैं, तो क्या ये स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है? हम खुद डबल बैठे हैं, लेकिन ज्यादा एडवांटेज नहीं है। ऐसा नहीं कि डबल मास्क के बाद भी आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे, ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि आपने 2 मास्क पहने और उसका 1000 लोगों का स्टडी किया उसके बाद आपको इन्फेक्शन से बच गए, ऐसा नहीं है। आप 3 भी मास्क पहनेंगे तो भी आपको जो इन्फेक्शन है उसमें जो ट्रांसमिशन का रेट है उसमें कोई अंतर नहीं है। सिंगल मास्क इज एज गुड एज 2 मास्क और 3 मास्क। ठीक है, देयर आर वेरी स्टडीज। सर, एक सवाल डॉक्टर अनूप से रह गया था जब हम मास्क की बात कर रहे थे। डॉक्टर अनूप, आप बता रहे थे मास्क सभी को पहनना जब घर में जरूरी है, तो क्या कोविड पेशेंट जो है वो भी पहने और बाकी घर वाले भी पहने? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। कोविड पेशेंट को भी पहनना है, जो उनके रिलेटिव्स है उनको भी पहनना है, दोनों को पहनना जरूरी है। देखा गया है कि अगर दोनों पेशेंट है और जो रिलेटिव दोनों ने मास्क पहना हुआ है और के बीच में डिस्टेंस है तो कोविड ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो लेकिन अगर सर रूम इस प्रकार का है कोविड आइसोलेटेड पेशेंट का कि जो इधर से उधर हवा पास होती है वो सिर्फ उसी के रूम में इधर से उधर हो जाती है, बाहर निकल जाती है, घर के दूसरे हिस्से को नहीं छूती है, तब भी? देखिए, बिल्कुल आपको मास्क इसलिए पहन के रहना है क्योंकि कभी ना कभी आप उनके पेशेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं। जब आप उनको खाना देने जा रहे हैं या कोई दवाई देना चाह रहे हैं या उनको टेम्परेचर खुद चेक करने जा रहे हैं, तो इन सब में आपको संभावना है कि आप उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा कि आपके वो रिश्तेदार है, नियर डियर है, आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मास्क हमेशा लगा के रखें। और इस समय ज्यादा चांसेस है क्योंकि जो नया स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेड कर रहा है, इसलिए इस समय तो बहुत जरूरी है कि हमेशा मास्क लगा के। बहुत जरूरी जानकारी सर आपने दी है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता सर, मैंने आपको फोन भी किया 2 से 3 बार। मैं जानना चाहती हूँ, ये आम जनता का सवाल है जो हमसे भी पूछा जाता है, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। सर, 1 BHK फ्लैट है, किसी के पास एक ही रूम है, किसी को बॉडी पेन है और हल्का फीवर है, टैबलेट खाने के बाद वो चला गया, अन्य सदस्यों को भी है। इस स्थिति में क्या किया जाए सर? ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास ज्यादा, क्या टेस्ट कराने की जरूरत है? ठीक हो गए हैं वो विदिन 2 डेज, लेकिन थोड़ी वीकनेस है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी जो 1 BHK 2 BHK घर में रहती है, तो उसमें होम आइसोलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ रूल्स हैं छोटे घर में कैसे में काम करना चाहिए। पहले तो छोटे घर में अगर कोई बंदा सस्पेक्ट है या पॉजिटिव है तो बिल्कुल आवाजाही बंद कर देनी चाहिए, ना तो कोई घर से बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। दूसरी बात, प्रॉपर वेंटिलेशन करना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि एयर में सस्पेंड रहता है 3-4 घंटे के लिए वायरस। तो तीसरी बात, जो अगर 2 वॉशरूम हैं तो एक वॉशरूम डेडिकेटेड हम इसको देते हैं जो सस्पेक्ट है पॉजिटिव, बाकी लोग दूसरा यूज करेंगे। अगर एक ही वॉशरूम है तो सबसे पहले जो नॉर्मल लोग हैं पहले वो सारे वॉशरूम यूज करेंगे, लास्ट में ये बंदा पॉजिटिव है सस्पेक्ट यूज करेगा और जाने से पहले और जाने के बाद उसको सैनिटाइज करेगा। तीसरी बात, खाने के जिसके बर्तन यूटेंसिल्स हैं सारे वो अलग रखे जाएंगे। अगर एक कॉमन किचन है वहीं खाना पड़ रहा है तो लास्ट में व्यक्ति खाना खाएगा, अपने बर्तन खुद साफ करेगा, क्लीन करेगा और उनको सेपरेट करेगा। जितने कॉमन एरियाज है उसमें सब में अवॉइड करेगा। इसका टूथब्रश, सेविंग किट, जितना सारा सामान उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो अगर इस तरह का भी ध्यान रखेंगे तो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हम बात करें, दोनों लोगों को मास्क लगाना है, सर्जिकल मास्क लगाना है। प्रीफरेबली अगर पॉजिटिव पेशेंट तो डबल मास्क लगा सकते हैं। और मास्क में फिर मतलब मास्क 3 तरह के होते हैं। N95 मास्क है, दैट इज ओनली फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो 95 प्रोटेक्शन देता है, 95% प्रोटेक्शन देता है सिर्फ कोविड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा है सर्जिकल मास्क जो ट्रिपल प्लाई, जिसकी ट्रिपल लेयर की बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए जो हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं। और तीसरा है जो जिसका पैसे नहीं है, कह रहे हैं हम लोग रावरार नहीं खरीद सकते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, वो फैब्रिक मास्क यूज कर सकते हैं। फैब्रिक में भी 3 लेयर मास्क बनाया जा सकता है। पहली बाहर की लेयर पॉलिस्टर की होनी चाहिए जो नॉन एब्जॉर्बेंट है, मतलब उसमें कुछ भी सोखा नहीं जा सकता, कोई खांसता छींकता है तो वहां से बाहर रिपल्सन। बीच में उसमें एक नॉन मूवेबल लेयर डालते हैं जिसमें से फिल्टर होकर एयर अंदर आएंगे। और लास्ट वाली जो एयर होती है अंदर की तरफ जो हमारे नाक और उसको टच करेगी लिप्स को, वो होगी कॉटन की एब्जॉर्बेंट लेयर की। अगर आप खांसते छींकते हो तो आपका जितने कण ड्रॉपलेट्स हैं वो उसी के अंदर स्टक हो जाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आप फैब्रिक मास्क भी ट्रिपल लेयर बना के यूज कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं। उसको सही से रोज गर्म पानी में सोप एंड वाटर में धोना है, सुखाना है, उस पर रीयूज कर सकते हैं, तो भी आप काफी हद तक प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मास्क के साथ साथ आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखना है। अकेले मास्क इफेक्टिव नहीं है, जब हम तीनों चीजें साथ फॉलो करते हैं तभी हम उसको इफेक्टिव मानते हैं। सर, ठीक है, 5 लोग हैं एक फैमिली में, इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। 5 से 6 लोग हैं, 3 लोगों को हल्का फीवर आया, बॉडी एक हुआ और पैरासीटामोल ली या विक्स 500 ली, वो ठीक हो गए, लेकिन उनको थोड़ी सी वीकनेस है।
क्या किया जाए? टेस्ट नहीं कराया है लेकिन बेटर फील कर रहे हैं पहले से। नहीं, एक तो पहले टेस्ट कराना चाहिए कंफर्म करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वो कोविड पेशेंट ही जो आप बता रहे हो, सिम्टम बता रहे हो, और रिकवरी फेज में है। रिकवरी फेज में नॉर्मली लोग इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। अगर 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो वायरस जो है बॉडी के अंदर मर गया होगा, और अगर पॉजिटिव भी आते हैं तो डीएनए घूम रहा होगा, तो वो इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। तो वो रिकवरी फेज में, तो उनको एक तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए, नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन लेने चाहिए, फ्रेश जूसेस लेने चाहिए, नारियल पानी ज्यादा लेना चाहिए, नींद सही से लें, मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी लेते रहे। अगर उनको कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, फीवर दोबारा आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरे लोग भी हैं, अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ नहीं करें, बट अभी उनसे दूर रखें। कम से कम 14 दिन का हमें आइसोलेशन रखना चाहिए, मिनिमम, आइडियली 21 दिन का। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ सर, ऐसे लोग जो मानिए पैरासिटामोल खाया ठीक हो गए और फिर वो आ गए दूसरे लोगों के साथ संपर्क में, क्या उनसे भी दूसरे लोगों को खतरा है इस वायरस की चपेट में आने का? 14 दिन तक वायरस हमारे ब्लड में घूमता है, इसको हम वायरेमिया बोलते हैं। उस टाइम वायरस शेड ऑफ होता है हमारे सीक्रेशंस में। सीक्रेशन कौन कौन से रखते हैं? नेजल सीक्रेशन, कफिंग में, ड्रॉपलेट्स में। इवन जब मैं बात कर रहा हूं और बात करते टाइम जो मेरी सांस बाहर निकल रही है, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, तो वो भी मैं इन्फेक्ट कर सकता हूं। तो अगर किसी को फीवर, कफ, कोल्ड है, थ्रोट पेन है, नाक में स्वाद नहीं है, ऐसे कोई सस्पेक्टेड सिम्टम है, ही कोविड पेशेंट अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक वो प्रूव्ड नहीं है, आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं है, एचआरसीटी चेस्ट का होकर नेगेटिव नहीं है, तब तक वो कोविड पेशेंट ही है। उसको 14 दिन तक आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये डॉक्टर, अब बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है और जो लोग कहते हैं, खुद ही कहते हैं वायरल है और वो आ जाते हैं दूसरों के संपर्क में, लेकिन शायद ये समझने की बहुत बड़ी भूल है और यही कारण है कि हमारे देश में केसेस इस तरीके से बेतहाशा बढ़ रहे हैं। यही वो अभाव है समझ का। डॉक्टर मुबशिर सर, मैं आपके पास आते हुए पूछना चाहती हूँ कि आज ही एक खबर सामने आई, 88,000 लोगों ने एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी जब 1 तारीख से 18+ को लगेगा वैक्सीन, 88,000 या 88 लाख है, कुछ ऐसी संख्या, 28 लाख, 88 लाख जी सर। तो क्या ये जो वैक्सीनेशन है वाकई एक प्रोटेक्शन इसे हम कह सकते हैं? अगर दोनों डोजेस ले लेते हैं या फिर अगर एक डोज भी कोई लेता है तो हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, ये माना जा सकता है कि आप काफी हद तक खुद को सुरक्षित कर ले रहे हैं इस वैक्सीनेशन के एक डोज से। देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, अपार्ट फ्रॉम जो प्रिकॉशंस लेना है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ कोरोना से बचा सकती है वो है वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन। और इसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और रही बात फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की, जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है बॉडी में जो पैदा होती है, वो फर्स्ट डोज के 2 या 3 हफ्ते के बाद होती है, एंड सेकेंड डोज के बाद भी ये 2 या 3 हफ्तों के बाद होती है, कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर कोरोना नहीं आएगा, आपको आ सकता है, बट इसकी सीवियरिटी आपको कम रहेगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट रहेगा, और आपको सिंपल होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट में आप रिकवर हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन के बाद यानी कि कोरोना कम घातक है सर, ये कह सकते हैं? यस, बिल्कुल। ओके सर, मैं लौटती हूँ जल्दी से आपके पास। डॉक्टर अनूप, एक बार फिर से आ रही हूँ मैं। और रेमडेसिविर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या सर? बहुत चर्चा है इसकी और मारामारी भी हो रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा दर्शकों को, रेमडेसिविर एक बहुत ही लिमिटेड सेक्शन ऑफ पेशेंट्स में यूज करी जाती है और इसका ओवर द काउंटर यूज ना करें। रेमडेसिविर एक नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग होता है और ये एटीपी का एनालॉग होता है। जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये वायरस का रेप्लिकेशन को स्लो डाउन कर देता है। लेकिन 3 से 4 बड़े आज तक के रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लैंसेट और एनईटीएम में जो प्रकाशित हुए उसमें बताया गया है कि ना तो ये मोर्टेलिटी कम करता है, ना ही ये सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम करता है। सिर्फ एक स्टडी में लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल कम करता है, यानी 2 से 3 दिन पहले आपकी रिकवरी हो सकती है। इसीलिए WHO ने इसको एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में ही पहले इसको रिकमेंड किया था। अब उन्होंने अपनी लिस्ट से इसको हटा लिया है। इसलिए अब ये उसी पेशेंट पे लगाया जाता है जब आपका स्टेरॉइड देने के बाद, ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद भी आपका सैचुरेशन ड्रॉप करता रहता है, साइटोकाइन स्टॉर्म हमारा बढ़ता जाता है। तो इस सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही यूज करना है, एंड दैट टू इन ए हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत सर। हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं लोगों के मन में जितने सवाल होंगे उनका जवाब मिला होगा। डॉक्टर अनूप, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर मुबशिर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, आज 4 बजे से लगातार न्यूज 24 टुडे चाणक्य का
महा एग्जिट पोल देखना, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा इस ब्रेक के बाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।